जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूँ द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, कहते हैं ना, बस तू मिल जा, बस तू मिल जाए सब मिल जाएगा, बस तू मिल जा सब मिल जाएगा। ये नौकरी मेरा हमदर्द मिल जाएगा, ये नौकरी मेरा हमदर्द मिल जाएगा। क्यों रुलाती है, क्यों रुलाती है इतना हमें, बिना ढूंढे मेरा दर्द मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोग कहाँ देखे थे, कहाँ तक देखे थे? वायुमंडल में जो तीन चीजें होती हैं, जो मतलब गैसें होती हैं, और गैस कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारे पृथ्वी को, और जलवाष्प जो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, या जीवन शैली हमें कैसे देता है, जीवन हमें कैसे प्रदान करता है, और एरोसोल जो हमें और किरणों से कैसे हमें बचाता है। ये सब मिल करके हमारी रक्षा कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल जानकारी लिए थे। तो आज क्या देखना है? आज वही देखना है, वायुमंडल की संरचना। उसी के आगे देखना है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना क्या होती है? देखिए, हर एक चीज बड़ी विधि से प्रकृति ने अपने आप को बहुत ही अस्थायित्व बना कर रखा हुआ है। जहां हम उससे खिलवाड़ करेंगे, जहां हम पृथ्वी या वायुमंडल या फिर प्रकृति से जहां भी हम खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, ये भाई हमें यह पलट करके फिर वही जवाब देगी। यानी कि पृथ्वी या प्रकृति खुद को अस्तित्व प्रदान करेगी, और जब अस्तित्व प्रदान करेगी तो हमें हमारा या पेड़ पौधों का, जीव जंतु का या मानव जाति का, सबका मतलब वही विनाश होगा। इसलिए कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं या हमारे पर्वत पठार हैं, नदी झरने या झील, पृथ्वी जिस तरह से खुद को एडजस्ट कर रही है उसको करने दो, उसको होने दो। लेकिन मानव कहाँ मानने वाला है? मानव अपने हिसाब से पृथ्वी को चेंज करना चाहता है, मानव अपने हिसाब से प्रकृति को चेंज करना चाहता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे जैसे पृथ्वी या प्रकृति अपने आप को अस्तित्व बनाने लगेगी, वैसे वैसे सब कुछ विनाश होने लगेगा, और फिर से वैसा का वैसा ही रह जाएगा। भाई जैसे देख लो ना, जैसे देख लो, हम लोग कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं डैम बना रहे हैं, कहीं बताओ चाइना कृत्रिम सूर्य बना रहा है, सबसे बड़ा बांध बना के बैठा हुआ है। पृथ्वी की गति थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है उसकी बनने से, लेकिन कहाँ किसी को प्रभाव पड़ रहा है? भाई कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं ना। तो इसीलिए भाई हर चीज का अपना अस्तित्व होता है, अस्थायित्व होता है, उसको बना के रखे रहने दो, उस पर छेड़छाड़ ना करो। तो चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में हमें देखना था। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि क्या यह मेरा वीडियो तुम्हारे यूजफुल है, तुम्हारे लिए यूजफुल है, या तुम्हारे काम में आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर भाई शेयर करना बनता है। अरे ना करवा तब तो के पिटबू, जहाँ कर दिया। ऐसा ही सबका चैनल सब्सक्राइब करेला, बिना मतलब का नाच गाना वाला सब कर ले वाला, लेकिन पढ़े लिखे वाला ना करवा, कर लिया। चलो देखते हैं वायुमंडल की संरचना। भाई वायुमंडल की संरचना कितनी परतों होती है? जैसे देखो, क्षोभ मंडल हो गया, और उसके बाद फिर समताप मंडल हो गया। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो हमारा ट्रोपोफास्ट पाया जाता है, ट्रोपोफास्ट पाया जाता है यानी छोप सीमा पाया जाता है, या और उसके बाद यानी समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, ओजोन मंडल के बाद फिर पाया जाता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद पाया जाता है ताप मंडल। क्या पाया जाता है? ताप मंडल। हाँ, ताप मंडल पाया जाता है, जहाँ पे आगी, सुना है आगी नहीं, आगी एक चक्कर में पड़ा है, देखा तो मैसेज कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो इसको देखो, हम लोग क्या देख रहे थे? वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले हम लोग जान लें कि वायुमंडल की संरचना होता क्या है, ठीक है ना। वायुमंडल की संरचना होता क्या है? तो वायुमंडल की संरचना में हम लोग देख लें कि भाई इसमें हर तरह का चीज है, यानी कि सबसे बड़ा बेटा, घर का सबसे बड़ा बेटा इसमें कौन है? यह एक सदस्य है, यह एक परिवार है, यह एक संगठन है। कौन? वायुमंडल। तो उसमें सबसे बड़ा बेटा है कौन? उसमें सबसे बड़ा बेटा है अपना क्षोभ मंडल। भाई देखो, घर का बड़ा बेटे जो होते हैं, जो घर के बड़े बेटे, मान लो घर में दो बड़े बेटे हैं, दो बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो भाई जो घर में बड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा होगी। क्यों? उसकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा होगी। भाई माता पिता को देखना, बच्चों को देखना, शादी हो गई तो बीवी को देखना, बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाना लिखाना, और फिर उसके बाद बहन है तो उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, पढ़ाई लिखाई करवाना, भाई को पढ़ाना। भाई सारी जिम्मेदारियां, घर की वो सारी जिम्मेदारियां निभाता है वो घर का बड़ा बेटा, जो एक बाप निभाता है, समझे। उससे उसी तरह बाबू देखो, जो इसमें अपना क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल किसी से कम नहीं बाबू, क्षोभ मंडल भी एक बड़े बेटा का ही दायित्व तो निभाता है। इसके यहाँ बाबू जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग घटनाएं इसमें देखने को मिलेंगी, जिससे बारिश भी होगा, फिर उसमें आपका बिजली भी चमक कड़केगी,
और उसके बाद फिर देखो इसमें जितना ऊंचाई पे तुम जाओगे इसका तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, सॉरी घटता जाएगा। ठीक है ना। देखो यह यानी कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है क्षोमंडल बाबू। इसका नामकरण जो किया था टिजेरेस डी महोदय ने किया था, टिजेरेस डी महोदय ने किया था। एक बात और याद रखना, समताप मंडल का भी नामकरण इन्होंने ही किया था, समताप मंडल का नामकरण भी इन्होंने ही किया था, टिजेरेस डी महोदय ने ही किया था। उसके बाद इस देखो जो ये घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं तुम देखते हो, चाहे पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं देखते हो, बारिश होना या फिर जाओ बिजली कड़कना, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि अरे भूमंडल ये वो उधर भूकंप आ रहा है, हुआ रहा है, चाहे और सब चीजें, ठीक है ना, ये सब चीजें, बारिश होना, सब चीजें ये कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है भैया, कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। लेकिन देखो जो ऊंचाई इसकी है, विषुवत रेखा पे जाओगे तो सबसे ज्यादा इसकी ऊंचाई पाई जाती है, विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी पाई जाती है। उसके बाद जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाओगे, ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ती जाओगे इसकी ऊंचाई में कमी आती जाएगी। देखो जो इसकी ऊंचाई है विषुवत रेखा पे 17 से 18 किलोमीटर पाई जाती है, किसकी, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है विषुवत रेखा पे 17 से 18 किलोमीटर, 17 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और वही जब तुम जाओगे बाबू, जब तुम जाओगे ध्रुवों पर, ये ध्रुव है, क्या है, ये ध्रुव है, ध्रुवों पे जाओगे तो इसकी ऊंचाई जो है कम होती जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, उसमें से 10 गुना कम होगी। कितनी होगी, 8 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर होती है। ठीक है ना। अब देखो हम तुमको बताए ना कि जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी भाई उससे इसकी तापमान में भी कमी आएगा। कितना आएगा, तो 1000 मीटर जाओगे यानी कि 1 किलोमीटर जाओगे, तो अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। वहीं अगर तुम जाओगे 165 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी इसमें आएगी। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जो इसका बात है बाबू, यानी कि जो विषुवत रेखा से जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी ना, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई इसकी बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में भी इसकी कमी आएगी, तापमान में भी कमी आएगी। तापमान में बाबू देखो क्या है यार कि इसकी जो ऊंचाई जैसे जैसे मान लो ये विषुवत रेखा अपना है, ये विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा से जैसे यहाँ जाओगे यानी ध्रुवों की तरफ जाओगे ना, इसकी ऊंचाई इससे ही बढ़ेगी और यहाँ पे तापमान में भी भाई कमी होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो सूर्य जो है अपना, ये सूर्य जो है यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही तो रहता है। यहाँ कहाँ पहुंच पाता है, ध्रुवों के पास पहुंच पाता है, नहीं ना भाई, नहीं पहुंच पाता है, तो तापमान भी तो वहाँ पे नहीं होगा भैया, वहाँ पे तो गर्मी भी तो नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, बर्फ जमा होता है। क्या होता है, बर्फ जमा होता है वहाँ पे, सर्दी होती है वहाँ पे, क्या होती है, सर्दी होती है। ठीक है ना। चलो अपना नेक्स्ट देखते हैं समताप मंडल। बाबू समताप मंडल की कहानी भी वही है, समताप मंडल की कहानी भी वही है, समताप मंडल की भी कहानी बाबू वही है। इसमें कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। यानी कि देखो अभी तुमको बताया ना कि जो सबसे घर में छोटा बड़ा बच्चा लड़का होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है, उसके बाद जो छोटा होता है, बड़े से छोटा जो होता है उसकी जिम्मेदारी फिर थोड़ी कम होती है, लेकिन उसके पर भी जिम्मेदारी होती है लेकिन कम होती है। अब इसमें भी समताप मंडल जब आ जाता है इसमें भी जिम्मेदारी इसकी न के बराबर कह सकते हो, इसमें जिम्मेदारी इसकी होती नहीं है। लेकिन एक बात जानो, अगर जहाजें उड़ रही हैं, जहाजें उड़ रही हैं तो क्या करोगे, समताप मंडल में चले जाओगे लेकर के, तो क्या करो, इसको अगर ऑटो पायलट पे कर दोगे, ऑटो पायलट मतलब कि इसको लगा दो कि यहाँ पे उड़े, तो बाबू ये ऊपर नीचे इधर उधर नहीं होगा, ये अपने ही रंग में ये रंगते चला जाएगा, ये अपने ही वो रेस में जाएगा, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है समताप मंडल की, समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है बाबू वो 50 से 80 किलोमीटर होती है। अभी तुमको हम बताए हैं कि इसका भी खोज या इसका भी नामकरण जो किया था टिजेरेस डी महोदय पोर्ट ने किया था। ठीक है ना। इसमें देखो इस मंडल में जो ऊंचाई के साथ साथ में इसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है, इसमें ऊंचाई तो बढ़ती है, ऊंचाई घटती है, ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई घटती है, लेकिन इसमें ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। और देखो इसमें बाबू बता दिए तापमान समान होता है। अगर देखो मेन ऊंचाई अगर इसका देखोगे इसके बीच में तो 19 से 34 किलोमीटर की बीच में इसकी ऊंचाई होती है। लेकिन ये जो समताप मंडल है ना, समताप मंडल एक दूसरे को मतलब कि अपने खुद को यह एक स्थायित्व प्रदान किया रहता है। यानी कि कभी कभी यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पे जो मदर ऑफ फॉल्स जो यानी कि जो कौन क्या था, पक्षाभ मेघ जो होता है, जो वर्षा वाला होता है, जो पक्षाभ मेघ होता है, जो पक्षाभ मेघ होता है कभी कभी यहाँ दिख जाता है, बार बार नहीं दिखता है लेकिन कभी कभी दिख जाता है। बोले है ना कि जो घर में सबसे बड़ा बेटा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जो उससे छोटा होता है उसकी जिम्मेदारी कम होती है, और जो सबसे छोटा होता है उसकी जिम्मेदारी एकदम कम होती है। लेकिन अगर वही
अगर वही बेटा कुछ करने लगा तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बड़ा भाई था उसकी, वो बेचारा थका हुआ रहता है, थक जाता है, तो छोटे वाले बेटे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो नया होता है घर में, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसी तरह देखो, जब ऐसे उसके बाद देखो जो ये अपना ओजोन आता है, यानी कि ओजोन मंडल आता है, इसकी जिम्मेदारी भाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जिसमें पाया जाता है ओजोन गैस, इसमें क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाया जाता है। देखो ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन मंडल के पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यानी कि जो क्षोभ सीमा होता है, जो ट्रोपोपास होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये होता क्या है भाई? ये ऐसा होता है कि यह जो है इसकी यह जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल है, इसके बीच के जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, यानी कि 1.5 किलोमीटर जो मोटाई होती है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं या ट्रोपोपास कहते हैं, ट्रोपोपास कहते हैं। ठीक है ना? ये देखो विषुवत रेखा पर, और यह विषुवत रेखा पर इसका मतलब जो ट्रोपोपास है उसका न्यूनतम तापमान होता है, और जब न्यूनतम तापमान होता है बाबू, तो यहाँ पे शीत बिंदु भी इसे हम कष्ट कर देते हैं। जब भाई देखो भाई, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे तापमान कम होगा, उसका तापमान कम होने का रीजन यही तो हो सकता है, या तो उसकी ऊंचाई कम हो, नीचे बर्फ हो, ठंडा प्रदेश हो। ठीक है ना? इसलिए या तो कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे बर्फ हो, तो भाई उसमें जब जाओगे तो जाता है, तो इसको शीत बिंदु भी कह देते हैं। अब जो देखो ओजोन मंडल में हम लोग थे, कहाँ थे? ओजोन मंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ओजोन मंडल जो होता है, ओजोन मंडल, इसमें ओजोन गैस होती है। ओजोन जो गैस होती है भाई, ये हमें बहुत ही अपने हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे करती है? यह जो है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, हम कल पराबैंगनी किरणों पर चर्चा किए थे। हम कल पराबैंगनी किरणों पर चर्चा किए थे, भूलना मत, कमेंट करके बता देना किए थे कि नहीं किए थे। भाई जब किए थे तो कल हम क्या बताए थे? कल हम बताए थे कि जो पराबैंगनी किरणें हैं जब पृथ्वी पर आती है, भाई देखो क्या है कि अगर हम कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, जो हम लोग जिसमें कोयले वाला जो प्रेस होता है, जो हम लोग कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, तो देखे होगे अगर हम लोग उसमें कोयले को अच्छे से जला लेते हैं, फिर उसका जो धूल ढक्कर या राख होता है उसको झाड़ लेते हैं अच्छे से, तब जब गर्म हो जाता है नीचे, तब उससे कपड़ा प्रेस होता है ना। और अगर वही तुम सोचो, अगर हम लोग एक खूब ज्यादा सा कोयला जला लें और फिर उसी पे कपड़ा प्रेस कर लें, तो तुमको क्या लगता है? क्या कपड़ा जल नहीं जाएगा? कपड़ा जल जाएगा ना डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट अगर हीट पड़ेगा किसी चीज पे, तो वो बुरा ही प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तुम देखे होगे अगर कहीं पेट में या कहीं बॉडी में ऐसी जगह जहाँ पे दर्द होता है, तो घर में क्या करते हैं? किसी बोतल में या पे किसी चीज में पानी भर करके बोतल में उसको धीरे धीरे उसको सेका जाता है, सेका जाता है ना, ताकि जो दर्द है वो कम हो। हीट की वजह से वो दर्द खींच लेता है हीट, और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसी तरह बाबू जो ये है, यानी कि जो ओजोन मंडल में जो गैसें हैं, जो ओजोन गैस है, ऊपर से जब पराबैंगनी किरणें आती हैं, यानी सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। अगर आती तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत होती? दिक्कत बताए हैं ना अभी कि अगर कोयले वाली बात बताए हैं, समझे? जब दिक्कत होती, क्या दिक्कत होती? तरह तरह के रोग होते हैं, तो फिर मानो चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु, चाहे जो भी हो, जीव, चाहे पानी में रहने वाले हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले हो, चाहे यहाँ भी रहने वाले हो, सबको यह प्रभावित करता, और कोई भी यहाँ पे ठीक से मतलब सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए ये जो आती है ना पराबैंगनी किरणें, तो ओजोन गैस उसको सोख लेकर के, जो ओजोन गैस जो है उसको सोख करके उसको धीरे धीरे आने के लिए पृथ्वी पर धीरे धीरे आने देती है। जब धीरे धीरे आती है तो हमें उतना हीट नहीं लगता है, उतना गर्मी नहीं होती है। देखते हो ना, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती है। नहीं तो बाबू जितने पास हम लोग सूर्य के हैं, बहुत दूर हम सूर्य से नहीं है, लेकिन जान जाओ अगर इतना ही दूर है, इतना ही कम दूरी में या ज्यादा दूरी में भी उसका जो गोला है, यानी कि जो सूर्य का जो मतलब कि जो आग है, हमें छेद देते भेज देती है, यानी कि हमें गला देती है, हमें मैग्मा की तरह बना देती है। जैसे मैग्मा निकलता है तो क्या एकदम से लगता है कि मतलब कि क्या वो चल जा रहा है ना, क्या कहते हैं, नदी बह रहा है, तो जब मैग्मा निकलता है तो क्या होता है? लगता है ना नदी बह रही है। उसी तरह बाबू ये भी आता है ना, तो जब सूर्य की किरण जब आती, डायरेक्ट आती, तो फिर तो राम नाम सत्य है, और वही सबकी गत्य है, सबका वही वाला गत्य वाली हाल हो जाता है। लेकिन ये जो गैसें हैं, जलवाष्प हैं और एरोसॉल्स हैं, ये हमारी सुरक्षा प्रदान हमें करते हैं। ठीक है ना? ये खराब नहीं होती है, खराब तब होती है जब मानव इसको अपने हिसाब से करना चाहता है। अपने हिसाब से तो करना चाह रहा है भाई, हर चीज में तो परिवर्तन ला रहा है, ये परिवर्तन ला रहा है, तो पृथ्वी चाहे प्रकृति भी अपने आप में भी उस परिवर्तन लाएगी। जब परिवर्तन लाएगी तो नुकसान होना ही होना है, उसमें बुरा लगने वाली कोई बात तो नहीं है। ठीक है? तो ओजोन गैस की वजह से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा होती है। ठीक है ना? रक्षा कवच इसे कहते हैं, इसको रक्षा कवच कहते हैं। ठीक है? रक्षा कवच के साथ साथ हम इसे वायुमंडल का प्रदूषित गैस जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा वायुमंडल का जो प्रदूषित गैस है बाबू, देखो
सबसे ज्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें जो हैं भाई पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हैं। ये गैसें पृथ्वी से ही उत्पन्न की जा रही हैं। इस पे अगर रोक नहीं लगेंगी तो ये बहुत ज्यादा ही नुकसान करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से ओजोन गैस जो की है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बड़ा ही नुकसान होने वाला चीज है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा आता है, जैसे हम लोग कहते हैं, हम क्या कह रहे थे कि मध्यमंडल जो हमारा आता है, या चौथे नंबर का जो हमारा मतलब वायुमंडल का, जो वायुमंडल संरचना का चौथे नंबर का यह मंडल होता है। तो इसमें बाबू देखो, इसमें जब उल्का पिंड आता है तो उल्का पिंड इसमें आते आते मतलब कि घर्षण की वजह से यह जल जाता है, और जलने के बाद यह जैसे देखोगे टूटता हुआ तारा, तुम लोग नाम सुने होगे ना, कहते हो ना कि मन्नत मांगते हो कि हे, लगता है तुम लोग भगवान है, कोई तारा टूट कर आ रहा है तो उससे हम कुछ मांगेंगे तो विश हमारा पूरा हो जाए। कहते हो ना कि हे भगवान, हे पिंड, हे तारा जमा टूटा रहू तो तू आवत बड़ा तो हमारा शादी विवाह करवा दीजिएगा, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करवा दीजिएगा, ऐसा कहते होगे। चाहे हमें अपनी इच्छाएं पूरी करवाते होगी, कहते होगे मेरा नौकरी लग जाए इस बार, मेरी गर्लफ्रेंड शादी हो जाए, मेरी ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मन्नत मांगते होगे ना। तुमको लगता है कि उससे मन्नत मांगेंगे तो मेरी मन्नत पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 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 बिखरे हुए जो होते हैं, जो पूरा होते हैं बिखरे हुए, तो ये जब उड़ते उड़ते यानी कि जो तैरते तैरते जब ये मध्यमंडल में आते हैं तो ये घर्षण के कारण बाबू ये जल जाता है। जलने के बाद ये चमकने लगता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके ग्रह भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रह नहीं होता है, ठीक है। जब तरते हुए इधर आएगा तो जल जाता है, तो इससे हम लोग क्या मन्नत मांगते हैं, ये उल्का पिंड होता है, ठीक है ना। अब देखो ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में गिरावट होती है, ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में भी गिरावट होती है मध्यमंडल में। इसका जो ऊपरी भाग है इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो मध्यमंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफॉस कहते हैं, मेसोफॉस कहते हैं, मेजोफॉस भी कह सकते हो, कहते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद देखो तापमान में बढ़ोतरी होती है, तापमान बढ़ता है। मेसोफॉस ऊपर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जितना ऊपर जाओगे उतना ही तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी से जितना ऊपर जाओगे उतना ही तापमान बढ़ेगा। लेकिन हाँ, विषुवत रेखा जो है उसके, अगर उसके विषुवत रेखा से ऊपर जा रहे हो तो और तापमान बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है ना। अब देखो जो उसके बाद हमारा जो मंडल आता है उसको हम क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तापमंडल भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है कितनी इसमें गर्मी होगी, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें कितनी गर्मी होगी। तापमंडल नहीं कर रहे हो, तापमंडल देखो, ताप जिसमें गर्मी हो, ठीक है ना। ताप में सबसे ऊपरी भाग होता है भाई, यह जो है वायुमंडल संरचना का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन एक बार जान लो, यानी कि तापमंडल में कितनी भी तापमान बढ़ जाए लेकिन इसमें ताप का अनुभव नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तुमको याद होगा, वीडियो पीछे करके देख लेना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है भैया कि अगर इसमें अगर नहीं बताया है तो सुन लो भाई, कहाँ नुकसान कर रहा है ये नुकसान थोड़ी करेगा यार, दवा थोड़ी ना है, ये तो आयुर्वेदिक दवा है, जितना लोगे उतना ही फायदा करेगा, नहीं फायदा करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें तापमान कितना हो भी हो, यह ताप इसका हमें अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबू इसमें गैसें कम होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन कम होगा, गैसें कम होगा, तो जब गैस कम होगा तो ताप का बाबू इसमें कहाँ अनुभव कर पाओगे। जो पृथ्वी पे जितने ताप है, जितने ऑक्सीजन है इसमें भाई, अब तुम देखोगे जहाँ पे तुम थोड़ा सा भी तुम माचिस के लिए लगाओगे तो हाथ पे बर्तन छुआ बैठ जाएगा, कितना जल गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऊंचाई के साथ तापमान तो बढ़ेगा लेकिन विरल गैस होने की वजह से इसमें अनुभव नहीं कर पाओगे, इसमें ताप का अनुभव नहीं कर पाओगे यार। चलो ठीक है, कोशिश करना कि द एग्जाम रूल्स को सब्सक्राइब कर लेना। अब कोशिश ये भी करना कि इसको शेयर भी कर देना भैया, इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा? अच्छा एक मैं बताना भूल गया, मत भागो। जो हमारा तापमंडल होता है यह दो तरह का होता है, एक आयन मंडल होता है। तापमंडल को भी दो मंडल में इसको बांटा जाता है, इसमें क्या होता है, पहला आयन मंडल। अब देखो इसमें भी कई घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन इसमें घटनाएं घटित होती हैं तो ये घटनाएं उसके लिए जो टीचर की तैयारी करता है, ये घटनाएं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है अपना आयतन मंडल, क्या है, आयतन मंडल, ठीक है। इसमें भी घटनाएं घटित होती हैं, तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तुम टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी में बन सकते हैं कि पीजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है तापमंडल का, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसके ऊपर जाओगे पीसीएस का एग्जाम दोगे या फिर तुम सिविल का एग्जाम दोगे, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा सूर्य तप आइसोलेशन होता है, जो इंसुलेशन जो होता है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।